नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 5, 6, 7 एंड 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है। 5 हिंदू मैरिज एक्ट की कंडीशंस के बारे में बात करता है। तो सेक्शन 7 सेरेमनीज के बारे में बात करता है। सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कंपलसरी है या नहीं है, वो सब 8 में दे रखा है। ठीक है। देन स्टार्ट करते हैं सेक्शन 5। देखो, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट आपका जो मैरिज है वो वैलिड होगी अगर आपकी कंडीशन सेक्शन 5 की फुलफिल होगी। ठीक है। तो कंडीशन दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 5, कंडीशन फॉर अ हिंदू मैरिज, अ मैरिज मे बी सोलमनाइज्ड बिटवीन एनी टू हिंदूज। ये इंपॉर्टेंट है कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एनी टू हिंदूज, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा हिंदू को कौन कौन हो सकते हैं। बाय रिलीजन जो हिंदू है, बुद्धिस्ट है, सिख है और जैन, वो भी हिंदू में आएंगे। इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, नेमली नंबर 1, neither party has a spouse living at the time of the marriage। ठीक है। अब देखो, ये बात करता है हिंदू मैरिज एक्ट, बात करता है मोनोगेमी की। मोनोगेमी की मींस एट अ टाइम आपका एक वाइफ और एक हस्बैंड होना चाहिए। मोर देन वन वाइफ और मोर देन वन हस्बैंड नहीं हो सकता है। तो देन वो हिंदू मैरिज एक्ट टॉक्स अबाउट मोनोगेमी सेक्शन 5 क्लॉज 1 में। तो नाइदर पार्टी एज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज, लिविंग वर्ड यूज हुआ है, लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज। जब वो मैरिज कर रहा है उसका कोई और स्पाउस नहीं होना चाहिए ना। तो अगर वाइफ है तो ना उसका कोई अदर हस्बैंड नहीं होना चाहिए, अगर हस्बैंड है तो उसको वाइफ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो बाइगेमस मैरिज माना जाएगा। ठीक है। सेकेंड, एट द टाइम ऑफ द मैरिज नाइदर पार्टी, एट द टाइम ऑफ द मैरिज नाइदर पार्टी। ठीक है। तो एनी टू हिंदू, मतलब अगर हिंदू एक हिंदू है दूसरा नॉन हिंदू है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग वॉइड मैरिज है। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों हिंदू होने चाहिए, वो मैरिज कर सकते हैं। नाइदर पार्टी स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज, दोनों पार्टी का कोई स्पाउस नहीं होना चाहिए लिविंग। ठीक है। यस, आप अगर डाइवोर्स हो जाता है, मान लो पहले को मैरिज हुई, आफ्टर दैट डाइवोर्स हो जाता है, तो उस डाइवोर्स के बाद वो मैरिज कर सकता है, वो फ्री है कि वो मैरिज कर सकता है, पर डाइवोर्स आपका अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट होना चाहिए। ठीक है। समटाइम कुछ बोलते हैं पंचायत में डाइवोर्स हो जाता है एक्सेक्टर, नो, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट मैरिज हुआ तो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग ही डाइवोर्स होना चाहिए फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है। तो देन दिस इज टॉक्स अबाउट मोनोगेमी सेक्शन 5 क्लॉज 1। तो मोनोगेमी आपका जो पर्सन है, तो ठीक है, कि एक एक टाइम में एक ही वाइफ, एक टाइम में एक ही हस्बैंड होना चाहिए। तो देन व्हाट इज द इफेक्ट, अगर अगर आप इसका इफेक्ट देखो, अगर आप मान लो सपोज हस्बैंड वाइफ है ऑलरेडी, हस्बैंड और वाइफ है ऑलरेडी मैरिड है, और ये सेकंड मैरिज करता है, ये सेकंड मैरिज करता है, तो द कंडीशन वायलेट कंडीशन कर रहा है, वायलेशन हो रहा है यहाँ पे कंडीशन 5 क्लॉज 1 का, बिकॉज दिस इज बाइगेमी। ठीक है, बाइगेमी, और ये पनिशेबल है आपका अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17। अगर आप कंट्रावेंशन करते हो प्रोविजन का सेक्शन 5 क्लॉज 1 का, वो पनिशेबल है। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ही आपको प्रोविजन दे रखा है सेक्शन 17, जहाँ पे पनिशेबल है। और दैट सेक्शन 17 यहाँ पे सेक्शन 7 के अंदर बोला गया है कि द पर्सन विल बी लाइबल फॉर पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी। बाइगेमी कहाँ पे दिया है, आईपीसी में पनिशमेंट दे रखी है बाइगेमी में। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 494 एंड 495। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलेगा अगर आप इस तरह से मैरिज करते हो। मतलब ऑलरेडी आपकी वाइफ है, हस्बैंड दूसरी मैरिज अपना परफॉर्म करा यहाँ पे, तो वो बाइगेमस मैरिज है। या ऑलरेडी हस्बैंड है और वाइफ, ऑलरेडी हस्बैंड है जो लिविंग है, मेन थिंग यहाँ पे लिविंग है, वाइफ किसी दूसरे हस्बैंड से मैरिज कर रही है, जब पहली मैरिज सबसिस्ट है, ठीक है, तो वो बाइगेमस मैरिज है। ठीक है। बट बाइगेमस मैरिज के लिए यहाँ पे एक चीज याद रखना कि दोनों मैरिज वैलिड होनी चाहिए, जो आपका प्रीवियस मैरिज है वो भी वैलिड होनी चाहिए, जो आप सब्सिक्वेंट मैरिज करें वो भी वैलिड होने चाहिए। मतलब वॉइड, अगर वॉइड है तब वो बाइगेमस मैरिज नहीं कहलाएगी। अगर प्रीवियस मैरिज, मान लो सपोज दिस मैरिज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ वॉइड, एंड आफ्टर दैट वाइफ फॉर्म सेकंड मैरिज H1 से, अगर H1 वैलिड है और H और W के बीच वॉइड है, तो वो बाइगेमस मैरिज, सेकंड मैरिज बाइगेमस नहीं होगी। तो ये वाला भी वैलिड मैरिज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ।
और जो सेकंड मैरिज परफॉर्म किया वो भी वैलिड होना चाहिए बाइगेमिस मैरिज के लिए, बिकॉज बाइगेमिस मैरिज में तो एक टॉपिक अपने आप में बन जाता है। अगर आपने कुछ केस लॉ इसमें बाइगेमिस मैरिज में आप देख सकते हो, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इनके ये बड़ा फेमस केसेस है आपका बाइगेमिस मैरिज में। एंड सेकंड कंडीशन एट द टाइम, इसका कंट्रावेंशन हम यहीं पे कर लेते हैं, सेक्शन 17 एक बार देख लो। सेक्शन 17, punishment of bigamy, punishment of bigamy. Any marriage between two Hindus solemnized after the commencement of this act is void if at the date of such marriage either party had a husband or wife living, and the provision of section 494 495 IPC shall apply accordingly. क्लियर हो गया? अगर सेक्शन 5 क्लॉज 1 की कंडीशन को ब्रीच किया उसको पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 मिलेगी। सेक्शन 7 के अंदर दे रखा है कि आईपीसी के 494 495 के अकॉर्डिंग आपका बाइगमी ऑफेंस माना जाएगा। क्लियर हो गया है? ठीक है। एट अ टाइम मतलब एक वाइफ एक हस्बैंड होना चाहिए। देन सेकंड इज मेंटल हेल्थ। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? 5 क्लॉज जो 2 है, at the time of marriage neither party is incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind, though capable of giving a valid consent has been suffering from mental disorder of such kind or to such an extent as to unfit for marriage and procreation of children, or has been subject to recurrent attack of insanity. So this is talks about mental health and insanity के बारे में बात कर रहा है कि कोई भी पार्टी इंसेन नहीं होनी चाहिए एट द टाइम, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए एट द टाइम जब मैरिज हो रहा है, ताकि वो बिकॉज आपकी कंसेंट यहाँ मैटर करता है, कंसेंट फ्री होनी चाहिए। ठीक है। अगर कोई अनसाउंड पर्सन है, ही इज नॉट कैपेबल टू गिव फ्री कंसेंट, तो ना तो वो किसी सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी या रिकरेंट अटैक होना चाहिए, बिकॉज वैलिड कंसेंट तभी मानी जाएगी जब वो फ्री कंसेंट होगी। तो इट प्रोवाइड दैट इनकेपेबल ऑफ गिविंग द वैलिड कंसेंट, मतलब वो इनकेपेबल है वैलिड कंसेंट देने के लिए, तो या फिर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच अ पर्सन सच अ काइंड और सच एज टू अनफिट फॉर मैरिज, वो अनफिट है मैरिज के लिए, प्रोक्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रन, सच सब्जेक्ट टू द रिकरेंट अटैक टू द इंसैनिटी ऑफ और एपिलेप्सी वगैरह एक्सेट्रा यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। तो दिस क्लॉज अमेंडेड, इसको अमेंड किया गया था 1976 में। अगर आप फुटनोट देखोगे 1976 को अमेंड, समटाइम को एमसीक्यूज यहाँ से आ सकता है, तो इसको एमसीक्यूज आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसको भी अमेंड किया गया था 1976 में। प्रायर टू अमेंडमेंट द टर्म इडियट एंड लुनेटिक वर यूज्ड। तो अमेंडमेंट से पहले जब ओरिजिनल एक्ट था 1956 में आया, तो वहां पे लुनेटिक और इडियट वर्ड भी यूज हुआ था, बट द कोर्ट गिव टू लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द बोर्ड, ऑब्वियसली उसको लिबरल बाद में हटाया गया, फिर ये सब चीजें यहाँ पे ऐड की गई। ठीक है, ये देख लेना आपने फुटनोट में आपने अमेंडमेंट दिया होता है, तो आपको जरूर अमेंडमेंट देखना होगा कि 1976 का अमेंडमेंट कब इफेक्ट है, 27 मई 1976, बिकॉज ये आपको प्रीलिम्स के लिए हेल्प करेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रिवीजन इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो और अच्छे से मतलब रिवीजन हो आपका शॉर्ट टाइम। ठीक है। थर्ड कंडीशन, बट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंट्रावेंशन? अगर 5 क्लॉज 2 का आप कंट्रावेंशन करते हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा? तो इफ मैरिज टेक्स प्लेस इन कंट्रावेंशन ऑफ 5 क्लॉज 2 देन द मैरिज विल बी वॉइडेबल। तो मैरिज कैसी होगी? वॉइडेबल। आपकी मैरिज वॉइडेबल होगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 क्लॉज 1 बी के अकॉर्डिंग। ठीक है, वॉइडेबल होगी मैरिज। और यस, अगर आप 5 प्लस 1 का कंट्रावेंशन बाइगेमी तो होगी, तो जो मैरिज होगी वो वाइड मैरिज होगी। वो सेक्शन 11 में दे रखा है, सेक्शन 11 में वाइड मैरिज। क्लियर? देन नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड, द bridegroom has completed the age of 21 years and the bride the age of 18 years at the time of the marriage। ठीक है, देखो अभी तक हमारे पास यही रूल है, बट कैबिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूवल कर दिया कि जो वुमेन है उसके लिए 21 ईयर्स एज कर दी है। ठीक है, तो ब्राइड ग्रूम हैज कंप्लीट द एज ऑफ 21 ईयर्स और ब्राइड एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। अभी तक अमेंडमेंट नहीं हुआ यहाँ पे, तो जब अमेंडमेंट हो जाएगा देन आप यहाँ पे वो वुमेन के लिए भी 21 ईयर्स एज होगी यहाँ पे मैरिज की। ठीक है, तो अभी अमेंडमेंट नहीं हुआ पार्लियामेंट में। तो देन एज ऑफ पार्टीज, पार्टी की एज कैसे होनी चाहिए? जो ब्राइड ग्रूम है मैन की 21 होनी चाहिए और वुमेन की 18 होनी चाहिए। अगर 18 ईयर से नीचे की कोई वुमेन है तो मतलब वो
वॉइड मैरिज है, ठीक है, वॉइड मैरिज है या वट जो भी हम देखेंगे वो वहां पे आपका एप्लीकेबल होता है आपका चाइल्ड प्रोविजन मैरिज एक्ट, ठीक है, चाइल्ड प्रोविजन मैरिज एक्ट, बट उसमें वॉइडेबल बोला गया है, सॉरी, वॉइडेबल मैरिज बोला गया है, ठीक है। तो देन ओरिजिनली द एज ऑब्वियसली जब ये, और इसमें भी अमेंडमेंट हुआ 18 ईयर्स यहाँ पे ऐड किया गया ना, यहाँ पे 21 ईयर्स, लेकिन जब ओरिजिनली जब ये एक्ट आया था 1956 में, तो एज फिक्स्ड फॉर हिंदू मैरिज एक्ट एक्ट के अंदर वाज 18 ईयर फॉर ब्राइड ग्रूम। तो ब्राइड ग्रूम के लिए 18 ईयर्स था पहले, और ब्राइड के लिए 15 ईयर्स था। आफ्टर दैट इसको अमेंडमेंट किया गया 1978, मैरिज रिस्ट्रेन अमेंडमेंट एक्ट, आपके फुटनोट में मिल जाएगा, ठीक है। मैरिज रिस्ट्रेन अमेंडमेंट एक्ट 1978 फिक्स द मिनिमम एज फॉर ब्राइड ग्रूम 21 कर दिया गया, और मिनिमम एज फॉर ब्राइड टू 18 ईयर्स। तो 18 मिनिमम, जो ये मिनिमम एज है, अपर कोई एज नहीं होती है, बट मिनिमम एज है आपका 18 ईयर्स। लेकिन स्टार्टिंग में ओरिजिनली जब था तब 15 थी वुमेन के लिए, और जो हस्बैंड है उसके लिए 18 ईयर्स थे, ठीक है। बट लेटर ऑन इसको एनहेंस किया गया, 21 वुमेन के लिए, 21 ब्राइड ग्रूम के लिए किया गया, एंड ब्राइड के लिए फिर 18 कर दिया। लेकिन अब कैबिनेट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको और वुमेन के लिए 21 कर दिया गया है, ठीक है। अब बाकी देखते हैं अमेंडमेंट कब होता है। अगर आप इसका कंट्रावेंशन होता है, इसका कंट्रावेंशन होता है, तो इन दैट केस आपका चाइल्ड प्रोविजन हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो देन अगर इफेक्ट ऑफ द कंट्रावेंशन सेक्शन 5 क्लॉज 3 का कंट्रावेंशन होता है, कोई ब्रीच करता है कंडीशन का, तो हिंदू मैरिज एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी इफेक्ट फॉर कंट्रावेंशन। हिंदू मैरिज एक्ट में कोई भी ना तो कोई पनिशमेंट प्रोवाइड कर रखी है, ना ही कोई वॉइड और वॉइडेबल बोला गया है। वो मैरिज अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ तो वैलिड है, लेकिन ठीक है, बट नाइदर वॉइड है ना ही वॉइडेबल बोला गया हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, बट ओनली कंसिक्वेंसेज विच हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एक कंसिक्वेंसेज दे रखा है, दैट इज पनिशमेंट अंडर सेक्शन 18। punishment under section 80 it provide rigorous imprisonment which may extend to 2 years or with fine which may extend to 1 lakh rupees or with both, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक तरह से पनिशमेंट फाइन के तौर पे दे रखा है, इम्प्रिजनमेंट एक्सेट्रा, वो सेक्शन 18 में आप देखोगे, ठीक है। लेकिन वॉइड और वॉइडेबल के रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पे प्रोविजन नहीं दे रखा है कि वो मैरिज वॉइड होगी या वॉइडेबल हो गया, ठीक है, अगर आपका कंट्रावेंशन होता है एज से रिलेटेड। बट यहाँ पे आपको प्रोविजन दे रखा है punishment for contravention of certain other condition for Hindu marriage. Every person who procure a marriage of himself or herself to be solemnized under this act in contravention of condition referring clause 3। अब अभी हम सिर्फ क्लॉज 3 की बात कर रहे हैं, 4 और 5 में भी दे रखा है यहाँ पे, बट 3 में क्या है, ए से रिलेटेड की बात करेगी। अगर लेस देन 18 ईयर्स वुमेन हुई या लेस देन 21 ईयर्स था, उसका क्या कंट्रावेंशन होगा। तो ए देखना, इन द केस ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 5 विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। अब समटाइम क्या आपको आता है कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, तो एमसीक्यूज में आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। which may extend to 2 years or with fine which may extend to 1 lakh rupees or with both। तो आपको यहाँ पे पनिशमेंट पूछी जा सकती है एमसीक्यूज में कि कितना फाइन है, कितना ईयर्स की पनिशमेंट है, 2 years और विद फाइन, एंड नहीं है, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख, मतलब 1 लाख तक जा सकता है, और विद बोथ। समटाइम होता है एंड विद बोथ, और विद बोथ, या विद बोथ नहीं दिया होगा ऑप्शन में, तो आपको ये सब ध्यान रखना है अपना एमसीक्यूज में। तो एक ही यहाँ पे पनिशमेंट तो दे रखी है, बट यहाँ पे उस मैरिज के रिगार्डिंग साइलेंट है हिंदू मैरिज एक्ट कि क्या वो वॉइड मैरिज है, क्या वो वॉइडेबल मैरिज है, इसके रिगार्डिंग साइलेंट है, ठीक है। जैसे कंट्रावेंशन करोगे आप क्लॉज 1 की, तो वहां पे ऑब्वियसली सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज बोला गया है, और 2 की करोगे, ठीक है, 5 क्लॉज 2 की, तो वहां पे वॉइडेबल बोला गया है 12 क्लॉज 1 बी में, लेकिन थर्ड के बारे में साइलेंट है। देन फोर्थ, द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ, बट यस वन थिंग एक ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, जो चाइल्ड प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ठीक है, इट्स प्रोवाइड एवरी मैरिज शैल बी वॉइडेबल। तो इसमें बोला गया है कि जो मैरिज जहां पे एज लेस देन 18 ईयर्स है, ठीक है, या 21 ईयर्स है, वो मैरिज कैसी होगी, वॉइडेबल होगी,
और दैट इज एट द voidable एट द ऑप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हु वाज द चाइल्ड एट द टाइम ऑफ द मैरिज, बिकॉज 18 ईयर से नीचे को चाइल्ड माना गया, 21 ईयर से नीचे को चाइल्ड माना जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू चाइल्ड जो मैरिज एक्ट रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट 2006 के, उसके अकॉर्डिंग वो वॉइडेबल है। वो मैटर वहां पे डील किए जाएंगे। कहाँ पे डील किए जाएंगे? आपका जो मैरिज कैसी मानी जाए, बिकॉज स्पेशल एक्ट बनाया गया है 2006 में, तो देन वो मैरिज कैसी मानी जाएगी? वॉइडेबल मैरिज मैरिज मानी जाएगी। और एट द ऑप्शन ऑफ द, किसके ऑप्शन पे? जिसकी कंसेंट यहाँ पे जो माइनर है, जो चाइल्ड है, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, the parties are not within the degree of prohibited relationship unless the customer uses governing each of them permit of marriage between two। देखो, जनरल रूल यहाँ पे ये है कि अगर प्रोहिबिटेड डिग्री में कोई मैरिज करता है, जो अगर प्रोहिबिटेड डिग्री है में कोई मैरिज करता है, अगर आपका रिलेशनशिप जो बिटवीन मान लो पर्सन एच है और डब्ल्यू, इनका रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड डिग्री में आता है, ठीक है, तो इनकी मैरिज वॉइड मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? वॉइड मानी जाएगी। बट एक्सेप्शन, अनलेस द कस्टमर यूजेस द वन ईच ऑफ देम परमिट ऑफ द मैरिज बिटवीन द टू। लेकिन यस, अगर कहीं पे कस्टम होता है, ठीक है, अगर कस्टम है तो वो वैलिड मानी जाएगी, तब वो वैलिड है। लेकिन आपको अपना कस्टम प्रूव करना पड़ेगा, आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ कस्टम है। जैसे आप मान लो सपोज ब्रदर ब्रदर की वाइफ से मैरिज नहीं कर सकते, भाभी होगी तो उससे मैरिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी डिग्री में आ जाएगा। लेकिन पंजाब में अगर आप देखोगे सिख के अंदर, तो बिकॉज सिख हिंदू है, तो अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, तो सिख के अंदर आप देखोगे वो लोग चादर अंदाजी करते हैं। तो चादर अंदाजी मतलब समटाइम क्या होता है कि ब्रदर की डेथ हो जाती है, एंड दैट जो ब्रदर की वाइफ होती है उससे दूसरे ब्रदर की मैरिज करते, भाभी से मैरिज हो जाती है। तो लेकिन उनका कस्टम वहां पे परमिट करता है। अगर आपका भी कोई कस्टम ऐसा है जिसमें परमिशन है, प्रोहिबिटेड डिग्री में रिलेशनशिप में मैरिज है, तब वो वैलिड मानी जाएगी, लेकिन आपको कस्टम प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज अपॉन द पर्सन की कस्टम है हमारा ऐसा। द पार्टीज आर नॉट सबपिंडर्स ऑफ ईच अदर अनलेस द कस्टमर यूजेस गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट टू मैरिज ऑफ द। यहाँ भी सेम है, अगर स्पिंडा है ईच अदर तो ऑब्वियसली दे आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट। बट अगर कस्टम उनको अलाउ करता है देन दे कैन, तो वो मैरिज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस आप स्पिंडर रिलेशन, प्रॉपर्टी रिलेशनशिप, मैंने आपको कल प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, ऑब्वियसली वो एक अपने आप में टॉपिक है, तो अभी तो हम जस्ट डायरेक्ट रीडिंग कर रहे हैं। अगर आप इनकी कंट्रावेंशन करते, मान लो आपका कस्टम भी नहीं है, आपने स्पिंडा में मैरिज कर रखी है, तो और या आपने प्रॉपर्टी डिग्री में मैरिज कर रखी है, तो सबसे पहले तो आप सेक्शन 11 के अंदर वो मैरिज वॉइड हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड थिंग, कंट्रावेंशन सेक्शन 18 में देखो कि उसमें पनिशमेंट प्रोवाइड कर रखा है सेक्शन 18 में। इन केस, बी क्लॉज, ये हमने कर लिया बी, इन द केस ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड क्लॉज, इतना क्लॉज 4 and 5 ऑफ द सेक्शन 5 विद सिंपल इम्प्रिजमेंट। देखो यहाँ पे सिंपल इम्प्रिजमेंट की बात की तो एमसीक्यूज यहाँ पे बन सकता है आपको, सिंपल इम्प्रिजमेंट विच मे एक्सटेंड टू 1 month और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1000 rupees और विद बोथ। तो यहाँ पे पनिशमेंट सिंपल है और बहुत कम पनिशमेंट है, 1 month और विद फाइन मे एक्सटेंड टू 1000 rupees और विद बोथ। तो ये कंट्रावेंशन है अगर 5 क्लॉज 4 एंड 5 की कंट्रावेंशन करते हो, सपिंडर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप में, बिकॉज वहां पे जहाँ पे कस्टम भी प्रिवेल नहीं करता है। अगर आपका कस्टम है तो देन यू आर नॉट लाइबल, वहां पे लाइबल नहीं होंगे सेक्शन 18 में। अगर कस्टम नहीं है आपका, फिर भी आपने स्पिंडा में मैरिज किया या प्रॉपर्टी डिग्री में मैरिज किया, देन यू आर लाइबल अंडर सेक्शन 18 क्लॉज बी, ठीक है। देन दिस इज ऑल अबाउट आपका मैरिज के रिगार्डिंग। देन नेक्स्ट इज सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज। अब देखो, जब भी कोई मैरिज होती है आपका सेरेमनीज कंप्लीट होना चाहिए, दैट इज वैलिड। अकॉर्डिंग आपका वैलिड मैरिज तभी माना जाएगा अगर वो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग उसकी सेरेमनीज परफॉर्म। अब सेरेमनीज क्या है, सबके अपने अपने कस्टम है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर स्पेशल अपना एक सेक्शन प्रोवाइड कर रखा है। अगर सेरेमनीज कंप्लीट नहीं, दैट इज ना तो वो वॉइड मैरिज है ना ही वॉइडेबल मैरिज है, उसको हम नो मैरिज कॉन्सेप्ट बोलते हैं, नो मैरिज, ठीक है। अब देखो, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर चाहे वो वॉइड मैरिज भी हो, आपका सेरेमनीज तो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर वॉइडेबल है तब भी आपका सेरेमनीज कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 आप सिर्फ कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे, बट आपके सेरेमनीज कंप्लीट होने चाहिए। तो ठीक है, अगर सेरेमनीज कंप्लीट नहीं है आपकी
अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग, तो उसको कॉन्सेप्ट ऑफ नो मैरिज। अब देखो वॉइड मैरिज से अगर मान लो कोई बच्चा पैदा होता है, बॉर्न होता है कोई चिल्ड्रन, उनको भी लेजिटिमेट बोला गया सेक्शन 16 में, ठीक है। अगर वॉइडेबल मैरिज है, वहां भी कोई बच्चा बॉर्न होता है, उसको भी लेजिटिमेट बोला गया सेक्शन 16 में। लेकिन अगर सेरेमनीज कंप्लीट नहीं है तो आपका वो वैलिड मैरिज नहीं है, नो मैरिज है, ना तो वॉइड है ना वॉइडेबल मैरिज, दैट इज नो मैरिज कॉन्सेप्ट बिकॉज ठीक है। तो हिंदू मैरिज में बी सोलमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी रीस एंड सर्विस आइदर पार्टी। मे बी ये आपके डिस्क्रिप्शन पावर रहती है, आइदर पार्टी, किसी भी पार्टी का आप परफॉर्म कर सकते हैं। मान लो सपोज समटाइम क्या होता है कि सिख है या सिख ने हिंदू से मैरिज किया है, बाय रिलीजन वो सिख है हिंदू, तो अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट दोनों हिंदू हैं, दोनों हिंदू हैं। तो समटाइम क्या होता है कि जो गर्ल है उसका अपना कस्टम होता है और जो बॉय है उसका होता है, किसी एक का कस्टम को फॉलो करके, किसी एक का कस्टम को या दोनों को फॉलो कर, दैट्स ओके, इधर पार्टी, या आप किसी एक का भी फॉलो कर सकते हैं, हस्बैंड का ब्राइड का कर सकते हैं या ब्राइड ग्रूम का कर सकते हैं। लेकिन आपको ऑब्वियसली बताया गया कि कस्टमरी रिटर्न सेरेमनीज, कस्टमरी रीट्स एंड सेरेमनीज आपको परफॉर्म करना है। नेक्स्ट सेकंड क्लॉज वेरी इंपॉर्टेंट, where such reads and sermons include the Shaptapadi. अब Shaptapadi, that is very important. That is the taking of 7 steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire. The marriage become complete and binding when the 7 step is taken. ठीक है। अब देखो ये बोलता है कि 7 फेरे आपने देना है सप्तपदी। एक्चुअली सप्तपदी 7 फेरे नहीं होता। सप्तपदी क्या होता है, जैसे हम सैक्रिड फायर के चारों तरफ 7 फेरे देना ना, वो तो ठीक है। देन सप्तपदी का मतलब होता है 7 स्टेप। आप एक ही डायरेक्शन में 7 स्टेप लोगे, 7 एक ही डायरेक्शन में आप 7 स्टेप लोगे किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। 7 स्टेप आप चलोगे, उसको सप्तपदी बोलते हैं। आप समटाइम जब मैरिज अटेंड करते हो आपने देखना कहीं पे इसको फॉलो किया जाता है कहीं पे नहीं, लेकिन सप्तपदी होना बहुत जरूरी है। एक ही डायरेक्शन में 7 स्टेप लेना, ठीक है। दोनों हस्बैंड और वाइफ, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम 7 स्टेप लेते हैं, उसको सप्तपदी बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, देखो अगर सेरेमनीज कंप्लीट नहीं है तो दैट इज नो मैरिज कॉन्सेप्ट, क्लियर है। अगर सेरेमनीज आपकी कंप्लीट है तो देन आपका वो फिर वो मैरिज है। और कौन सी मैरिज है वो डिपेंड करेगा कि आपने कंडीशन फुलफिल किया नहीं किया। हो सकता है वो वॉइड है या वॉइडेबल है या वैलिड मैरिज है, ठीक है। लेकिन वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड मैरिज के लिए आपको यहाँ पे सेरेमनीज कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सेक्शन 8, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। समटाइम क्वेश्चन पूछा कि रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर करना कंपल्सरी। देखो सबसे मेन चीज है रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टरी। बट यस आपको रजिस्टर करना चाहिए मैरिज को, बिकॉज ये एविडेंस पर्पज के लिए, कल दिन डिस्प्यूट हो जाता तो ऑब्वियसली ये एविडेंस पर्पज के लिए आपको हेल्प करता है। फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग द प्रूफ ऑफ द हिंदू मैरिज, ठीक है, पर्पज ऑफ द हिंदू मैरिज, the state government makes rule providing that the parties to any such marriage may have the particulars relating to their marriage entered into such manner and subject to such condition as may be prescribed in Hindu marriage register kept for that purpose. तो इसमें बोला गया कि सभी स्टेट गवर्नमेंट को कि वो अपना प्रोवाइड करे, रजिस्ट्रार प्रोवाइड करे, और वहां पे एक हिंदू मैरिज रजिस्टर होना चाहिए जिसमें मैरिज रजिस्टर्ड हो, ठीक है। Notwithstanding anything contained in subsection 1, the state government may, if it is of opinion that it is necessary or expedient so to do, provide that the entering in the particular referred to in the subsection 1 shall be compulsory in the state or in any part thereof, whether in all cases or in such cases as may be specified, or where any such direction has been issued, any person contravening any rule made in this behalf shall be punishable with fine which may extend to 25 rupees. और फाइन कितना कम, यहाँ पे एमसीक्यूज आपको बन जाता है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कंपल्सरी भी कर सकता है कि आपको ये रजिस्टर करना ही है, वो डिपेंड अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट, क्या नोटिफिकेशन इशू करना पड़ेगा। तो इन दैट केस अगर कोई कंट्रावेंशन करता, रजिस्टर नहीं करता एक्सेप्टर, फाइन कितना लगेगा, 25 रुपीज। All rules under this subsection shall be liable before the state legislature as soon as may be after they are made. तो obviously state government के ऊपर ये है कि वो अप्लाई करेगा अपने स्टेट में। The Hindu marriage register shall at all reasonable time be open for inspection and shall be admissible as evidence of the statement therein contained in certified extract
therefrom shall or application be given by the registrar on payment of into particular fees। तो हिंदू मैरिज एक्ट में जो रजिस्टर होगा वो एविडेंस के लिए अवेलेबल रहेगा, आप वहां उसकी कॉपी ले सकते हो वहां से और इंस्पेक्शन कर सकते हो, कॉपी भी ले सकते हो उस रजिस्टर की कॉपीज, एंड देन उसके लिए जो प्रेस्क्राइब फीस होगी वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, notwithstanding anything contained in any section, the validity of Hindu marriage shall in no way be affected by omission to make that। अब ध्यान रखना, दैट इज वेरी सेविंग क्लॉज। मान लो सपोज अगर किसी पर्सन ने गुड फेथ बोनाफाइड उसने रजिस्टर नहीं की अपनी मैरिज, तो इस वजह से उसकी मैरिज इनवैलिड नहीं होगी, इस ग्राउंड पे उसकी मैरिज इनवैलिड नहीं होगी, वो मैरिज वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, अब मान लो सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ है, उन्होंने मैरिज किया, रजिस्टर नहीं, नो रजिस्ट्रेशन, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, बट मैरिज अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट बिल्कुल आपका सेरेमनी कंप्लीट है और वैलिड मैरिज है। इनका एक सन बॉर्न होता है, फ्रॉम दिस वेडलॉक एक सन बॉर्न होता है। तो इज दैट सन, जो सन है कि वो लेजिटिमेट होगा इलेजिटिमेट होगा, बिकॉज नॉन रजिस्ट्रेशन है, तो इसका कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा इनकी मैरिज को, वैलिड मैरिज मानेगी। जब वैलिड मैरिज है तो ऑब्वियसली सन लेजिटिमेट है। अगर मैरिज वॉइड भी होती तो सन को अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 लेजिटिमेट माना जाएगा, अगर वॉइडेबल है तब भी सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग उसको लेजिटिमेट माना जाएगा। तो अगर मैरिज रजिस्टर नहीं होती है तो इन दैट केस उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, मैरिज वैलिड ही मान जाएगी और जो सन होगा वो भी अकॉर्डिंग टू दैट लेजिटिमेट माना जाएगा। इसके रिगार्डिंग आप केस लॉ भी यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। सीमावती अश्वनी कुमार 2006 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑर्डर किया था कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एंड इट डायरेक्टेड द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रेलेवेंट रूल टू दिस इफेक्ट। तो इस केस में भी सेम जो सेक्शन 8 में बोला गया कि रेलेवेंट रूल इसके रिगार्डिंग बनाया जाए। ठीक है, तो क्लियर हो गया। एक बार हम लास्ट इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो सेक्शन 5 क्लॉज 1, अगर आप कंडीशन ब्रीच करते हो आपका मैरिज बाइगेमी मैरिज माना जाएगा, और जो बाइगेमी मैरिज होती है वो वाइड हो। अगर आप सेक्शन 5 क्लॉज 4 प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, देन आपकी मैरिज वॉइड है अनलेस अगर कस्टम में फॉल कर रहा है तो अदर थिंग है, और सेक्शन 18 में पनिशमेंट है। देन 5 क्लॉज 5 पिंडा, तब भी आपकी मैरिज वॉइड मैरिज होगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, और रेड विल सेक्शन 18 आपने करना है यहाँ पे। एंड देन अगर मान लो सपोज आपका कोई पर्सन अनसाउंड माइंड है एक्सेट्रा, तो आपकी मैरिज वॉइडेबल है। ठीक है, और अगर कोई पर्सन आपका इंपॉर्टेंट एक्सेट्रा वो हम सेक्शन 12 में देखेंगे, वॉइडेबल एक्सेट्रा, तो देन ये सब आपका सेक्शन 5 के अंदर दे रखा है। लेकिन अगर चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड हिंदू मैरिज एक्ट उसके रिगार्डिंग साइलेंट है, वहां पे आपका प्रोविजन जो आपका चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 2006 वो एप्लीकेबल हो जाएगा, वो मैरिज वाइडेबल होगी एट द ऑप्शन ऑफ जो चाइल्ड होगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट आपका सेक्शन 5, 7 और 8। द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 9 एंड 10, रेस्ट्रिक्शन कंजुगल राइट एंड जुडिशियल सेपरेशन। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आपको ये वीडियो लेक्चर हमारी ऐप पे भी मिल जाएंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको नीचे ऐप का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप चेक करना, वहाँ आपको ऐप का लिंक है, आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, या प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, हिमालयन जुडिशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से आप सर्च करना। एंड देन वहाँ पे आपको ये सारे वीडियो लेक्चर एक जगह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और इसके जो MCQs है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐप को जब आप इंस्टॉल करो उसका फायदा क्या, बेनिफिट क्या है, कि ये तो चलो आपको यूट्यूब पे भी मिल रहा है, लेकिन जो MCQs है वो भी साथ में आपको वहाँ पे अटेम्प्ट करने के लिए वहाँ पे एक्सेस मिलेगा। ठीक है, उसी जिस आपका कोर्स में ये मैंने ऐड कर रखा है वहीं पे MCQs भी ऐड कर रखे हैं सब्जेक्ट वाइज,
और ताकि आपको जैसे आप डायरेक्ट रिवाइज कर रहे हो, आप डायरेक्ट पढ़ रहे हो, साथ में एमसीक्यूज प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता लगना चाहिए कि एमसीक्यूज कैसे पूछे जाते हैं। आप पढ़ तो रहे हो, आपको ये भी तो पता लगना चाहिए कि आप एमसीक्यूज कितना कर रहे हो वहाँ पर। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यूज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। धन्यवाद।